नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section 24 of the Hindu Marriage Act. तो आज की जो क्लास है बेसिकली सेक्शन 24 फर्स्ट, और उसके बाद में हम लोग लेंगे सेक्शन 25। तो सेक्शन 24 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। कई चीज़ें हैं सेक्शन 24 में जो हम लोगों को समझनी चाहिए। एंड अगेन आई विल से दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड रिपीट कर रहा हूँ मैं कि व्हेन आई से दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ, then you should be very very careful for this. And when I say especially that this topic is important for your mains, then what I suggest, please do practice of writing this section. इस सेक्शन को लिख करके याद कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। इफ इन केस यू हैव टू राइट द सेक्शन, अगर आपको इस सेक्शन लिखना पड़ जाए तब आप इसको कैसे लिखेंगे इस पे। तो कुछ बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी पहले से होगी तो आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा होगा और आपको मेंस में भी फ़ायदा होगा, और बार बार मेंस नहीं देने पड़ेंगे आपको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके सामने जो इंटरव्यू तक दे चुके हैं बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। वाई? बिकॉज उन्होंने जो इनिशियल फेज था वहाँ पर लापरवाही कर रखी है, वहाँ पर उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा हुआ नहीं है। मतलब समझा हुआ तो है लेकिन रिप्रोडक्शन में दिक्कत है, इनका रिविजन में के लेवल में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लेवल पर ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 24। प्लीज गो टू द हेडिंग एंड दिस इज व्हाट द सेक्शन 24। दिस इज व्हाट मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी एंड expense of the proceeding. So please note down first question in your prelims will come from the heading itself, that which section provides for the maintenance pendentility, and second question ये आएगा कि what kind of maintenance is being provided by section 24. section 24 कितने प्रकार के मेंटेनेंस की बात करता है। तो ये ध्यान रखना, दो बातें हैं। मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी, पेंडेंटिलिटी का मतलब है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन, जो लिटिगेशन पेंडिंग है उस दौरान, मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। जिस दिन से कोई पेटिशन कोर्ट में आई है वो हुई उसकी बिगिनिंग, एंड व्हेन द फाइनल डिक्री हैज बीन पास इन दैट केस, दैट इज द एंड ऑफ द लिटिगेशन। तो ये जो पीरियड हुआ when you started the litigation and when the litigation ended, that is called pendentility, during the pendency of the litigation. So section 24 basically provides for the maintenance during pendency of the litigation. एक बात हुई, मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि सर्वाइवल कैसे होगा। if both parties are fighting against each other, one is struggling for the survival, तो how that party can survive during the pendency, so that is what the maintenance during pendentility. Second is with regard to the expense of the proceedings. Other party, there may be situation that other party is not in a position to defend, other party is not able to pursue his petition, so he or she may be in need of expenses of litigation. तो दैट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ जो सम अलॉट हो सकता है, एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जनरली मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक पर ही फोकस करते हैं, तो डोंट इग्नोर द अदर। दिस इज मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी एंड द एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। आई बिलीव कर लेंगे आप लोग, प्लीज लेट मी नो। समझ में आई नहीं आई बात आपको? यहाँ तक की बात, हेडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। नाउ please see the question. The provision of the maintenance pendentility has been made under section 24. Such kind of question can be seen by you in your prelims exam. Provision of maintenance pendentility. Again, repeatedly the same question has been asked. They have asked you the section. As I said, the question can be based from the heading itself. अब इसको बढ़ते हैं, देखिए। This is the bare act language of section 24. Please see this. Where in any proceedings under this act,
where in any proceeding under this act it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income. Income कैसी? Sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceedings. And the necessary expenses of the proceedings. तो इसी को समझते हैं पहले हम लोग, है ना. तो दिस इज द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है कोर्ट के सामने. व्हाट इज द सिचुएशन बिफोर द कोर्ट. तो नाउ प्लीज सी दिस. वी विल हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड. एंड यू सी मैंने कहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, कहाँ पर राउंड किया हुआ है. इट मीन्स दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट फ्रेजेस. और इसका ये मतलब भी हुआ, if I am highlighting it means you can see the question in prelims from any of these highlighted portions. इसके एक तो ये बात हुई. दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि while writing answers in the mains, जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे उस समय पर आपको इन फ्रेजेस को ओवरलुक नहीं करना है. You cannot overlook these words. You cannot ignore these things. Are you getting this point? समझ रहे हैं बात. तो इन सभी को आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे इसमें. नाउ प्लीज सी द फर्स्ट वर्ड, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट. वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी कि क्या हुआ कि इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं हम. इट मीन्स व्हाट, सेक्शन 24 अप्लाइज टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट. तो इफ वी यूज द वर्ड एनी प्रोसीडिंग, यानी कोई सी भी जो प्रोसीडिंग हो, इट मीन्स व्हाट, दिस कैन बी द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 9 बिकॉज प्रोसीडिंग स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 9. दिस कैन बी द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 9 फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट. दिस कैन बी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 10 फॉर द जुडिशियल सेपरेशन. दिस कैन बी ए प्रोसीडिंग फॉर डिक्लेयरिंग द marriage void under section 11, similarly voidable under section 12, similarly divorce under different circumstances under section 13. So there may be 9, 10, 11, 12 or 13. So there is no as such bar. कोई भी बार नहीं है इस पर. तो सेक्शन 24 में की जो एप्लीकेबिलिटी के लिए है, देर इज नो एज सच बार कि दिस इज कन्फाइंड ओनली फॉर द डिवोर्स केसेस, दिस इज कन्फाइंड ओनली फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स. इट मे बी एनी प्रोसीडिंग. सो व्हाट इज द सिचुएशन? देर इज ए प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट. देर इज ए प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट एंड दैट प्रोसीडिंग मे बी अंडर एनी सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो पहली बात ये हो गई कि कोई प्रोसीडिंग है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट के सामने. एक बात ये हुई. दूसरी बात, इट अपीयर्स टू द कोर्ट. इट मीन्स व्हाट? अपीयर्स टू द कोर्ट. इट मीन्स द कोर्ट इज सेटिस्फाइड. अपीयर्स मीन्स प्रतीत होता है, कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट इज सेटिस्फाइड. किस बात के लिए? दैट ईदर द वाइफ और द हस्बैंड, पत्नी या पति, एज द केस में भी, जैसा कि मामला हो, हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम. दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. व्हाट अपीयर्स टू द कोर्ट? इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द ईदर वाइफ और द हस्बैंड हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम. हस्बैंड या हो सकता है या वाइफ हो सकती है. जनरली हमारी जो सोसाइटी है उसमें वाइफ की पिक्चर सामने आएगी, है ना. बट समटाइम्स इट मे बी द केस ऑफ हस्बैंड एज वेल. जैसा कि आप लोग जो सीरियल देखते हैं, भाभी जी घर पर है, वहां पर जो करेक्टर है विभूति नारायण मिश्रा, है ना, उसका एक केस हो सकता है क्योंकि वो हाउस हस्बैंड है. तो देयर मे बी सर्टेन केसेस वेयर हस्बैंड्स आर हैव नो इनकम, नो इंडिपेंडेंट इनकम. लेकिन देयर मे बी मोस्टली इन द केसेस देयर मे बी वाइफ who is having no independent income. तो दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट को सेटिस्फैक्शन है कि द वाइफ और द हस्बैंड हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम. कैसे इनकम? सफिशिएंट फॉर हर सपोर्ट. इवन इफ क्या हो सकता है, इनकम सफिशिएंट इंडिपेंडेंट हो सकती है, बट दैट मे नॉट बी सफिशिएंट टू सपोर्ट हर. टू सपोर्ट हर मीन्स, टू फॉर सपोर्ट मीन्स
फॉर हर और हिज सर्वाइवल, उसके अपने सर्वाइवल के लिए उसकी इनकम सफिशिएंट नहीं हो सकती है, इट मे बी द केस। तो दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट इनकम ऑफ एनी ऑफ द स्पाउस, जिसे हम कह सकते हैं इंडिजेंट स्पाउस भी कह सकते हैं हम लोग, ही वन ऑफ द स्पाउस इज व्हाट इंडिजेंट, गरीब गरुआ है, नहीं है उसकी इतनी इनकम कि वो अपने को सपोर्ट कर पाए। सपोर्ट करने का मतलब है जो उसके बेयर नेसेसिटीज़ हैं, जो सर्वाइवल है उसको दिक्कत आएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वाइवल किस कैटेगरी का होता है, जिस स्टेटस को वो हस्बैंड और वाइफ एंजॉय करते रहे उसके लेवल्स हम देखते हैं हमेशा। तो ये तो हुआ, एक तो ये हुआ कि अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता, सफिशिएंट नहीं है उसके, एंड नेसेसरी फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग कॉन्टिन्यूड है कोर्ट के सामने, उसको जो एक्सपेंसेस हैं, उसकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, दैट मे बी द एडवोकेट चार्जेस, दैट मे बी द ट्रेवलिंग चार्जेस, दैट मे बी द ड्राफ्टिंग, सो मैनी अदर एक्सपेंसेस, वो पार्टी इसको बियर नहीं कर पा रहा है। तो इट इज द सिचुएशन बिफोर द कोर्ट, देयर इज ए प्रोसीडिंग विच इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, एक कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग है, पेंडिंग है, कोर्ट का सेटिस्फैक्शन है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी की ऐसी पोजीशन है कि सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाए और उस लिटिगेशन को मीट आउट कर पाए, उसके एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, प्लीज सी दिस, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से बोर्ड, मैंने इसको समझा दिया, एक एक पॉइंट समझाया आपको मैंने। It may order the respondent to pay to the petitioner on the application of wife or the husband the expenses of the proceeding and monthly such sum। इसी को समझते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, ये हम लोग समझ चुके क्या सेटिस्फैक्शन है कोर्ट का, कोर्ट का सेटिस्फैक्शन हम लोग देख चुके हैं। देन व्हाट इज द पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की पावर क्या है इस रेफरेंस पे, व्हाट द कोर्ट कैन डू इन सच सेंस, द कोर्ट कैन ऑर्डर द रिस्पोंडेंट, जो विपक्षी पार्टी है उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है क्या, टू पे द पेटिशनर, व्हाट, पेटिशनर को पेमेंट करने के लिए, और क्या पेमेंट करवाएगी, द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उस प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए अपोजिट पार्टी से बोला जा सकता है। यहां पेटिशनर का मतलब है कि जो पार्टी ये प्रे कर रही है कोर्ट से कि आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू सर्वाइव, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू मीट द एक्सपेंसेस, तो आई बिकम द पेटिशनर इन दैट केस एंड अपोजिट पार्टी बिकम द रिस्पोंडेंट। And if the court is satisfied, if the prima facie case is established, कोर्ट को ऐसा लगता है, appears, देखो देयर द वर्ड appears का मतलब ही ये है कि यहां पर prima facie केस देखा जाएगा, इट इज नॉट प्रूव्ड केस, ठीक। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि appear, if the कोर्ट को ऐसा appear होता है, then what the court can do, the court can make an order, and what will be the order, that the respondent can be ordered, जो विपक्षी है रिस्पोंडेंट है उसको आदेश दिया जाता क्या, यू पे टू द पेटिशनर को आप पे कीजिए, और क्या पे करेंगे इसमें आप, यू विल पे द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उस प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस को आप पे कीजिए, एंड मंथली सच सम, इतना पैसा, मंथली मतलब महीने के, उससे मंथली सच सम एज इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल, जैसा उस न्यायालय को उस संबंध में उचित लगे, ठीक है, एज इट सीम्स टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल, जैसा कोर्ट को रीजनेबल लगे। ये लास्ट लाइन पढ़ी मैंने आपको, तो यहां तक बात समझ में आई आपको, नहीं, कम ऑन, फिर मैं नेक्स्ट बात को कनेक्ट करता हूं उसमें। So we have seen in such situation court can do what the court can do, court can make the order, court can order the respondent to pay to the petitioner such sum as the court deems necessary। इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि किसकी एप्लीकेशन पर होगा ये और देख लीजिए,
on the application of wife or the husband, on the application of wife or the husband, and this is the question for your prelims as well. ये एक ऐसा प्रोविजन है जहां पर पति महोदय भी कह सकते हैं कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए. Even the husband can claim the maintenance in that case. So this application can be moved by the wife or the husband as the case may be. जिनको ऐसा लगता है कि I am not able to meet out the expenses, I am not able to meet out my survival needs. So that can be, again this is the question for your prelims. तो so far हमने अभी तक क्या देखा कि there is a situation when the court is of the opinion it appears to the court that one of the parties, it may be either wife or the husband, has no independent income to support her or to meet the necessary expenses of the litigation. ध्यान रखना आप लोग जब मेंस में लिखेंगे आप लोग इस शब्द को नहीं भूलेंगे आप. Don't write only the expenses of the proceedings. You write the necessary expenses of the proceedings. It is also important word, necessary expenses को. तो ये situation है. In that case, if it happens, court is satisfied, then court can order the respondent to pay to the petitioner, and that can be, there is no limitation, that can be done on the application of wife or the husband. पत्नी या पति की किसी की भी एप्लीकेशन हो सकती है. अब एक खास वर्ड है यहां पर, उसको आपने देखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहां छुप जाता है. एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन योर मेंस एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स. मंथली सच सम ऐसे पढ़ेंगे, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इट मींस व्हाट, दैट मंथली सम इज टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग. और इसी से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो शब्द आया है, इट मीन्स वॉट, इसी के लिए हम कहते हैं पेंडेंटे लिटे, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स वी से दैट दिस मेंटेनेंस, ये जो मंथली मेंटेनेंस मिल रहा है, दैट इज द पेंडेंटे लिटे. जब तक कि लिटिगेशन कंटिन्यू रहेगी तब तक आप पेमेंट करते रहेंगे. अब मुझे बताइए आपको यहां तक पूरी बात समझ में आई या नहीं आई. दिस इज द बॉडी पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेक्शन 24 का, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया. एक पॉइंट रह गया, वो समझाता हूँ. नो व्हेन द कोर्ट विल डिटरमाइन द सम, देन व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग द क्वांटम. कितना पेमेंट होना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए, जो क्वांटम डिसाइड करना है, उसके लिए जो क्राइटेरिया क्या होगा, एंड दैट इज वेरी वेल गिवन इन दिस केस, इन दिस सेक्शन इटसेल्फ. व्हाट इज दैट? हैविंग रिगार्ड टू द petitioner's own income, having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent. तो इस दोनों ही केस में, इन दोनों ही केसेस में ये जो कोर्ट है, दैट विल सी द इनकम ऑफ बोथ पार्टीज. इफ यू से आई डोंट हैव एनी independent income, okay, show your the income proofs. Other party says कि I have that much or no income, you also show your. So according to the income of the both the parties, then court will come to a conclusion कि what is reasonable in this case. So in this case, if किसी गंगू हलवाई के लिए हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, है ना. लेकिन एक जो सेलिब्रिटीज टाइप जो हैं, प्रियंका चोपड़ा, निक जॉनस और ये हुए, और या जो और जितने सेलिब्रिटी को आप जानते हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये मनी रीजनेबल जो पैसा है वो करोड़ों में भी हो सकता है. और किसी एकदम बहुत गरीब गरीब पे चले जाइए, बीपीएल पे चले जाइए, बिलो पॉवर्टी लाइन इस पे चले जाइए, तो हो सकता है किसी लिए 1000, 2000, 3000 भी हो सकता है. तो इट इज नॉट फिक्स्ड. The court will see the circumstances of the case, court will see the income of the both parties, and then court will come to a conclusion what should be the reasonable sum in this case. What should be the reasonable sum in this case? The court will decide accordingly. So this is all about the
main body part of the section 24 and now I come to the proviso. तो please let me know इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई. Come on. Provided that the application for the payment of expenses of the proceedings and such monthly sum during the pendency shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice. तो बेसिकली दिस इज डीलिंग विद द व्हाट, द लिमिटेशन पीरियड कह लीजिए, लिमिटेशन नहीं, हाँ लिमिटेशन ही कह लीजिए कि व्हाट शुड बी द एंडेवर ऑफ द कोर्ट. कोर्ट को कोशिश क्या करनी चाहिए, जो सेक्शन 24 की है, द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ द लिटिगेशन की बात कर रहे हैं, मंथली मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में व्हाट इज द mandate of the section that such application shall be decided within 60 days. and ये जो नंबर आ गया है, this is the number important for the prelims exam. in how many days such application shall be decided, कितने दिनों में इस एप्लीकेशन को डिसाइड करना चाहिए. तो द टाइम गिवन बाय द लेजिस्लेचर थ्रू दिस एक्ट इज ओनली 60 days. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ. देन यू कम टू द सेकंड पॉइंट. 60 days from which date? 60 days from which date? From the date of service of notice. So this is also important. You can be asked as to the number of days. कहाँ से calculate करेंगे आप? You will calculate the number of days 60 days from the date of the service of the notice. नोटिस की डेट से आप करेंगे, जिस डेट को आपने नोटिस को सर्व करा दिया है उस डेट को आपसे 60 दिन गिनेंगे इसमें. अब क्या इज इट ए रिजिड रूल, इज इट द मैंडेटरी नेचर? नाउ यू विल सी ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज इन दैट केस एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि आपको पढ़ना समझना चाहिए इस तरीके से. ये देखो एक फ्रेज उन्होंने दे दिया, प्लीज सी शशांक दिस साइड, एज फॉर एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल. It means what? जहां तक संभव हो, as far as possible means wherever it is not possible, जहां वो संभव नहीं हो पा रहा है, that duration of 60 days may be increased. Sometimes it may be 90 days, 120 days, and I think it takes 2 years as well. So though there is a indicative line, you can say indicative है, एक डायरेक्शन है कोर्ट को, कि एक गाइडेंस है कोर्ट को कि फॉर हाउ विद इन हाउ मेनी डेज यू शुड डिसाइड दिस एप्लीकेशन, दैट इज फॉर द 60 days. बट द प्रोविजो इटसेल्फ सेज व्हाट, एज फॉर एज पॉसिबल. ये इन वर्ड्स को लोग पहचानना सीखिए कि किस तरीके से हम आप लोग इसे खुद भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेयर एक्ट ऑफ द सेक्शन 24. नाउ आई विल टेक अ फ्यू प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसकी. यू सी, a Hindu male can claim maintenance from his wife under section 24. Fine. हिंदू मेल की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 24 में ले सकता है वो. An application under section 24 needs to be disposed. Now ये 10 टाइम पर आ गया तो 60 days from the date of service of notice. ये आपका प्रीलिम से क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप. सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एट द केस में भी, ये तो बहुत छोटी सी बात है. नाउ यू प्लीज कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. ये देख लीजिए, सेक्शन 24 एंड 24 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 125 CRPC आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? नो, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. समटाइम्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. चलिए अब अगली बात करते हैं थोड़ी थोड़ी. लेट्स गो इनटू लिटिल बिट डिटेल नाउ. तो वी हैव सीन, हम लोग ये बात कर चुके हैं अभी तक. सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस, पेंडेंटिलिटी एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू ईदर स्पाउस. ईदर स्पाउस, ये बात हम लोग बात कर चुके हैं इसमें, है ना, पहले भी कि दोनों ही स्पाउस के लिए बात करता है. इट मे बी द वाइफ और द हस्बैंड. इसमें खास बात क्या है, आपने एक ये देखनी है, डोंट गेट कंफ्यूज, कि ये पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूं. देखिए इसको, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा. सच प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस अप्लाइज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच स्पाउस appeared as initiator of the proceedings or not.
बेसिकली आपको देखना है नीडी स्पाउस। ये देख लीजिए कि ये जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। क्या कि सच प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस इन फेवर ऑफ नीडी स्पाउस, जो नीडी स्पाउस है, who is finding it difficult to survive, he is not having enough income to meet the expenses, उसको हम क्या कहेंगे, नीडी स्पाउस। तो नीडी स्पाउस जो है, दैट सेक्शन अप्लाइज इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट स्पाउस अपीयर्ड एज इनिशिएटर ऑफ द प्रोसीडिंग और द नोट। इनिशिएटर ऑफ द प्रोसीडिंग और नोट का मतलब क्या है? It means what? It means this. See this side. Wife Anu Bhabhi, Anita Bhabhi brought a suit against Vibhuti Narayan. किसी को समझना हो विभूति नारायण को तो भाभी जी घर पर है, देख लीजिएगा। फाइन। नाउ दिस इज द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन दिस। इट मे बी फॉर सपोज की सेक्शन 9, 10 ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकती है। विभूति नारायण के पास पिटिशन की कॉपी आई, उन्होंने कहा कि मैडम 24 में जाएंगे पहले हम लोग। नाउ ही इज मूविंग सेक्शन 24 एप्लीकेशन। व्हाट इज दिस? अनीता मैडम का, आर यू सीरियस? आई केम बिफोर द कोर्ट टू सीक द रिलीफ. I initiated this proceeding and now you are as if you are penalizing me. कि मैम how will I defend your this litigation? जनाब मेरे पास तो डिफेंड करने के पैसे नहीं है, ये मुझसे मुकदमा लड़ने आ गई, मैं तो वैसे ही हार जाऊंगा। घर से बाहर निकाल दिया मुझे, मैं खाऊंगा क्या, मैं पहनूंगा क्या, मैं रहूंगा क्या? तो इन दिस एग्जाम्पल आई एम डिस्कसिंग विद यू, the wife is the initiator of the proceedings and he is the defendant, but section 24 के लिए जरूरी नहीं है कि the original petitioner of the proceeding he must initiate the proceeding 24. in most of the cases naturally वही होंगी जो होंगी, but it is not a sine qua non. section 24 की रिक्वायरमेंट नहीं है कि he must be the initiator. देखिए पढ़ लीजिए ढंग से। Irrespective of the whether such spouse appeared as initiator of the proceeding or not, irrespective of this, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है who is the initiator in this case. The party standing in need of such relief may either be petitioner or the defendant. समझे? The only criteria is this, the only criteria for the maintenance or for the successful order of this under section 24 is what? These are the criteria. You please note down this. That he has no independent income. This is what? No independent income sufficient to support or to meet out the expenses of litigation. It is not applicable strictly that he must be respondent, he must be the petitioner. No, this is not the mandate of section 24. He may be anyone, he may be either the petitioner, he may be the defendant as well. समझे? तो petitioner भी हो सकता है, defendant भी हो सकता है। तो मुझे बताइए आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए मेरे दिल की इच्छा यही है कि बस कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पैसों की वजह से पढ़ ना पाए। बस इस मिशन में प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर दीज वीडियोस। इन वीडियोस के बारे में, इस विधि एकेडमिक चैनल के बारे में सबको बताइएगा एंड आप खुद भी बहुत सिंसियरली से पढ़ते रहिएगा। अगला वीडियो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।